पूर्वांचल के इतिहास का सबसे भव्य कला और साहित्यिक उत्सव गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। आज लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन है। भारत एक्सप्रेस और भारत डायलॉग्स के सहयोग से गाजीपुर के नंद रेजिडेंसी में फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपने विचार भी साझा किए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूर्वांचल की धरती पर सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल सेशन है, तो इसके लिए थोड़ी ताली बजानी पड़ेगी। सर ने मना कर दिया था, ये मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम और कुछ करो, बट मैं जानती हूँ। ताली पर मैं एक बात बोलूंगा बीच में। क्या हुआ कि कोई एक महात्मा थे, तो वो ताली बजाने वालों पे नाराज हो जाते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप नाराज क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब ताली बजती है तो मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो नॉन सीरियस बात है, क्योंकि गहन और गूढ़ बात जल्दी लोगों के समझ में नहीं आती है, बहुत हल्की फुल्की बात जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए मैं मना करता हूँ कि ताली मत बजाओ मेरे कहे पे, खामोश हो जाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। ताली बजी इसका मतलब कोई नॉन सीरियस बात हुई। तो वो उनका व्यू था, मैंने तो हंसने के लिए बोला ये बात। ताली हमेशा एप्रिसिएशन होता है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है जी। और मुझे लगता है कि तालियां जिसके जीवन में बजती रहें, परमात्मा उसको नवाजता है, उसको खुशी देता है। जी जी, धन्यवाद सर। अभी एम.के. रैना सर को भी, उनको भी एतराज था कि ताली मत बजाएं, तो सबके अपने अपने मत हैं, पर ये सेशन ज़रूरी था। ये हमने ज़बरदस्ती सर का टाइम लिया है, क्योंकि गाजीपुर जानता है पर बहुत सारी कहानी नहीं भी जानता। मैंने और विवेक ने जितना सर को जाना है, उनका जीवन जो इसी गाजीपुर के शेरपुर से एक छोटे बच्चे के रूप में जो आंगन में खड़े होकर देखता था कि ये हवाई जहाज में कैसे लोग जाते होंगे, कैसे ये उड़ता होगा, इसमें इस तरह के जीवन से जहां आज सर हैं, वो कहानी कही जानी ज़रूरी है, गाजीपुर में कही जानी ज़रूरी है। और लंदन तक वो कहानी पहुंची है, विश्व में पहुंची है, लेकिन गाजीपुर के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए ये ज़रूरी था। सो थैंक यू फॉर अलाउिंग अस टू टॉक अबाउट दिस। विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप यहाँ आए। और जैसा पूजा ने कहा कि इस सत्र के लिए भैया ने हमेशा कहा कि मैं तो चीफ पेट्रन हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है स्टेज पर, लेकिन हमने इंसिस्ट किया कि आपको रहना है। और इसलिए इंसिस्ट किया क्योंकि हम जानते हैं कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ नहीं हैं। कुछ कहानियाँ हैं, अगर वो कहानियाँ भी सामने नहीं आती तो फिर वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है। जब आप प्रॉक्सिमिटी कम होती है, आप नज़दीक की कहानियाँ सुनते हैं तो आप ज़्यादा इंस्पायर फील करते हैं। तो सबसे पहले मैं उपेंद्र भैया से पूछना चाहूँगा कि आपके कई रूप हैं, आप पत्रकार हैं, आप लेखक हैं, आप कवि भी हैं, आप शायरी भी करते हैं, मैंने देखा है, आप आध्यात्मिक चर्चाएं भी करते हैं। कई बार मुझे लगता है कि आप बाकी रूपों में कैसे हैं, अगर इस रूप में हैं तो असल में अगर मैं पूछूं कि कोई एक रूप जो आपके छवि के सबसे करीब है, वो क्या है? जो मुझे सबसे ज़्यादा किसी आदमी में पसंद आता है और मैं चाहता हूं कि वो ऐसा मैं बना रहूं, वो एक बात है कि जो मैं वादा निभाऊं उसके लिए मर जाऊं। बस इतना जानता हूं। तो भैया से ऐसे बहुत ताली वाली बातें हम बहुत सुनते हैं। आप अकेले भी बैठे उनके साथ कमरे में तो दिल करता है ताली बजा दें, अभी जो भैया ने कहा है इस बात पे। शेर है, मेरे दोस्त थे मुनव्वर राना, नहीं रहे, उनकी याद आई अभी इस बात को आप लोगों से कहते हुए। तो हम लोग तो वहाँ पले बढ़े जहाँ कुछ बहुत जानने समझने को था नहीं, लेकिन माँ बाप का बहुत गहरा संस्कार था, बहुत गहरा अनुशासन था। तो जैसे मैं मानता हूँ कि किसी का पिता कोई राष्ट्रीय फलक पर बहुत नाम न कमा पाए, बड़ा काम न कर पाए, लेकिन उसकी संतान कर जाए तो समझना कि उसके डीएनए में, उसके संस्कार में, उसकी बात में, उसकी आदत में जो चीज़ें रोपिन की गई, जो चीज़ें बताई गई, जो सिखाई गई, वो उस बच्चे के पिता में भी थी, उस बच्चे के माँ में भी वो बात थी, लेकिन उनको शायद मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को इस लायक बनाया। इसलिए हमेशा जड़ों की तरफ जाना चाहिए। देखिए, बहुत लोग क्या होता है कि मकान देखते हैं, उसके छज्जे कंगूरे देखते हैं, लेकिन कई बार दिल्ली तिमारपुर टाइप की बस्तियों में हमने बड़े सजीले मकान को जरा सी बारिश में, जरा सा
4.5 के रिएक्टर स्केल के भूकंप पे गिरते देखा। क्यों देखा? कि नींव बड़ी कमज़ोर थी। तो मुनव्वर राना का एक शेर था, मैं बात कंप्लीट करूं, कि मौला जब भी मैं जाऊं जान से जाऊं, जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं। आप शेरपुर में जन्मे, आपने यहीं पढ़ाई की मोहम्मदाबाद में। जी, 10वीं तक यहीं पढ़ाई। जी, और 10वीं के बाद आप अचानक लखनऊ चले गए और खुद के फैसले से चले गए। ऐसा क्यों लगा आपको कि आप यहाँ से लखनऊ आपको जाना चाहिए? वो इंस्पिरेशन क्या थी और उसके पीछे अगर कोई वजह हो जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, वजह थी, उस वक्त ऐसा था कि मेरे पिताजी कलकत्ता में एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी संभालते थे और हमारे गांव में हेरोइन का बड़ा कहर बरपा हुआ था, क्योंकि हमारे गाजीपुर में अफीम बनती है। तो यहाँ कुछ वैज्ञानिक ऐसे और केमिस्ट ऐसे पैदा हो गए थे जो यहीं इसी गाजीपुर में गांव-गांव में हेरोइन बनने लगी थी। तो मेरे पिताजी सब छोड़ करके हम लोगों के लिए आ गए कि भाई हमारे बच्चे इसकी चपेट में ना आ जाएं, क्योंकि बहुत अकाल मौतें हुई थी हमारे गांव में, बड़ा गांव है। और ऐसा अनुशासन हो गया था कि घर से निकलना दूभर था, मतलब दरवाजे के बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। तो बचपन से मेरा स्वभाव विद्रोही रहा। बचपन से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उदंड रहा, लेकिन मैं कोई बात को यूं ही नहीं मान लेता था कि इन्होंने कहा, भले वो पिताजी ने भी कहा तो मैं उसको अपनी तर्क की कसौटी पे कसता था कि नहीं, अगर ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। मैं सवाल जवाब करता था। उस वक्त पिताजी बहुत सवाल जवाब पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो मैंने कहा उसको मान लो। तो भाई बेटा तो मैं उन्हीं का था, मैं उसको कैसे मान लेता। तो मुझे लगा कि मतलब यहाँ गांव में अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो मैं अब यहाँ से जाऊँगा। मुझे बार बार इंट्यूशन आने लगा कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से निकलना है। और एक दिन मैं 10वीं की मार्कशीट का इंतज़ार करता रहा। हालांकि 50th रैंक थी पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी 10वीं में। और जैसे मार्कशीट मुझे मिला, अवध बिहारी राय प्रिंसिपल साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मिला और मैंने उन्होंने मुझे पूछा कि अब मतलब 12वीं यहाँ पढ़ोगे कि तुम्हारा तो एडमिशन इतना अच्छा नंबर आया कि कई जगह से आएगा, हो जाएगा। तो हमने बोला कि नहीं, मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूँगा और ज़िले में भी नहीं पढ़ूँगा, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले उनको बताया और उसके बाद मैंने अपनी घर जाके माँ को बताया, और 4 घंटे बाद में अगले दिन, मतलब शाम को मार्कशीट मिली, घर गया, माँ को बताया, उनको बताया, और अगले दिन 11 बजे मैं निकल गया। तो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस उम्र में मुझे लगता है 14-15 साल की उम्र होती है जब 95 की बात है, वही बस समझ लीजिए कि 14-15 की उम्र थी मेरी। 14-15 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कर लिया, आपको डर नहीं लगा? मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा डर लगा था उस वक्त, मुझे तो डर छू के भी नहीं गया था। भैया आप हमेशा से ऐसे रहे हैं मुझे लगता है, एंड नाउ ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दिस फीलिंग कि आई एम टू बिग अ फिश इन दिस टू स्मॉलर टैंक, ये हमेशा से थी कि तब आई? नहीं, मुझे कभी कोई चीज़ डराती ही नहीं थी। मेरे सामने अगर प्रधानमंत्री भी अगर खड़े हो जाएं तो मैं उनसे ही सहज भाव से बात करूंगा, और ऐसा ही हुआ। मैं तब राष्ट्रीय सहारा अखबार पढ़ता था, मैं अखबार के मालिक सहारा चेयरमैन को देखता था। तो एक मौका आया जब वो मेरे से मिले, और जब मिले तो मैंने, बहुत बड़े बड़े लोग उनके बारे में बताते थे, लेकिन जब हमारी उनकी मुलाकात हुई तो इतनी सहज मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात ही करीब 6-7 घंटे चली। 24 मार्च 2006 की बात है। उससे पहले मैंने उनके यहाँ नौकरी की थी, काम किया था, लेकिन जब पहली मुलाकात चली तो 6 घंटे चली। इसी तरह से शाहरुख खान से 11 अक्टूबर 2020 को मुलाकात हुई दुबई में उनके घर पे, पहली मुलाकात चली तो 8 घंटे चली। तो मतलब एक शुरू से ऐसा था कि मैं जो मैनिफेस्ट करता था मेरे साथ घट जाता था। जो मैं यात्रा के लिए चलने की तैयारी करता था तो मुझे यात्रा इतना ज़्यादा आकर्षित करती थी कि उसमें मैं सब कुछ भूल जाता था, उसमें डर भी भूल जाता था, और कभी क्या होगा ये आगे मैंने नहीं सोचा। मैंने हमेशा छलांग लगा दी। जैसे हेनरी फोर्ड के बारे में पूछा कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, तो उसने कहा कि मैं छलांग लगाता ही रहा। मैंने जीवन में कोई छोटा बड़ा मौका छोड़ा ही नहीं, और उसी में कुछ मौके हाथ आ गए। तो मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही कि मैं रुका ही नहीं, मैं चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। उसमें कुछ सफ़र में साथी मिल गए जिन्होंने साथ दिया। हमें पता चला, ये बातचीत थोड़ी हमने अनौपचारिक इसलिए भी रखी है क्योंकि बाकी सारी चर्चाएं औपचारिक हैं।
हमारा जो रिश्ता है भैया के साथ, हम उसको छुपा कर हम कह सकते हैं उपेंद्र जी और उपेंद्र सर, लेकिन हम नहीं कहना चाहते क्योंकि हमारे गार्जियन है। और ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। हमें लगता है कि चूंकि आपके भी ब्रदर फिगर हो सकते हैं, किसी के लिए पिता के तुल्य हो सकते हैं, तो ये अनौपचारिक बातचीत है और जानबूझकर हमने मजबूर किया है कि आप करेंगे हमारे साथ, इसलिए उसी रूप में हम कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि आप भी जाने, इसीलिए वो सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, Otherwise, पूछिए। गंभीर बातें भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने लोगों ने नोट किया कि डेट और साल पूरा याद है? भैया को यहाँ तक भी याद रहता है कि पूजा तुम 25 फरवरी को आई थी तो तुम लाल बैग लेकर आई थी। तो ये मुझे लगता है जो उनकी मेमोरी है वो तो एक पार्ट है, वो तो एक मे बी नेचुरली कई बच्चों को बहुत चीज़ें याद रहती हैं। ऐसा उनके गांव में सब लोग कहते हैं कि जितना इस बच्चे को याद रहता था, बड़े बड़े लोगों से वो आर्ग्यूमेंट करते थे, सवाल पूछते थे किताबों पर भैया क्या आपको लगता है कि पढ़ना लिखना भी एक स्ट्रेंथ था आपकी, कि आप बहुत रीडिंग करते थे जो आज की पीढ़ी में कम है? तो उसके बारे में आप यहाँ के यूथ को क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या होता है कि जैसे ऊर्जा होती है कि उसको कैसे डाइवर्ट करना है। कुछ ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। आइंस्टीन को दुनिया का सबसे इतना बड़ा वैज्ञानिक माना गया क्योंकि उस व्यक्ति ने बता दिया कि जो कुछ भी इस जगत में है, आसमान से लेकर ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक, वो सब ऊर्जा के फॉर्म्स हैं। तो जैसे पिताजी हम लोगों को घर से नहीं निकलने देते थे, कोई झूठे ही आके बोल देता था, अरे नंद किशोर आपका बेटा तो चमरा के बगीचा में खेल रहा था। माफ़ी चाहता हूँ, ये जाति सूचक सब उस जमाने की बात है। मैं जाति पात नहीं मानता, धर्म भेद नहीं मानता, मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन आध्यात्मिकता को बहुत गहरे में प्रैक्टिस करता हूँ। तो पिताजी बिना जाने समझे पीटना चालू कर देते थे, क्योंकि वो डरे हुए थे कि हमारे बच्चों के साथ कुछ हो न जाए। इसी कारण अपना सब कारोबार, अपना काम धंधा छोड़ के आए। उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी 60 लेख में, वो किसी उपाध्याय जी उनके दोस्त आरा के, उन्होंने सादे कागजों पे साइन करा के कर लिया। तो जो आदमी अपने बच्चों को बचाने के लिए कलकत्ता जैसे शहर से छोड़ के आता हो, वो जाहिर सी बात है डरा हुआ होगा और ये सोच रहा होगा कि भाई कुछ हो न जाए। तो पूछते नहीं थे, पूछने से पहले ही मारना शुरू कर देते थे। तो हम लोग मार खाते थे और मार खा के क्या करें, चुपचाप रोते थे, फिर रो के शांत हो जाते थे और फिर उसके बाद पढ़ते थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है, मेरे बड़े भाई साहब वो लेक्चरर बन गए थे तब इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में। तो वो जब आते थे तो कोई ना कोई अखबार लेके आते थे, कोई ना कोई किताब लेके आते थे। मुझे नहीं पता कि वो कितना उस किताब को पढ़ते थे, लेकिन उस किताब का एक एक पन्ना मैं जरूर चाट जाता था, पढ़ लेता था पूरा। अखबार के सारा एडिटोरियल पढ़ लेता था, सारा जो किताब ले आते थे पढ़ लेता था। वो मुझे याद है 1987 में वो आचार्य रजनीश की एक किताब ले आए थे, शिक्षा में क्रांति। उस किताब ने मेरे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डाला। आप सबको पढ़ना चाहिए वो किताब अगर मौका मिले। और दूसरी किताब वही आचार्य रजनीश की थी, संभोग से समाधि की ओर। वो किताब भी इस देश में 14 साल की उम्र से ग्रो होते हुए हर बच्चे को, हर माँ बाप को, हर आदमी, हर इंसान को पढ़नी चाहिए। इससे आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी, जो समझ मिलेगी और जो जीवन जीने का तरीका मिलेगा, वो बहुत अद्भुत तरीका होगा। और वो तरीका आपके जीवन में स्वर्ग उतार के ले आएगा, नर्क को जला के रख देगा। तो भैया ने ट्रैवल की बात की, भैया ने किताबों की बात की, और उनसे हम सुनते ही रहते हैं निजी कॉन्वर्सेशंस में भी। और ये फेस्टिवल भी इनफैक्ट ऐसी ही एक बातचीत से उपजा है कि हमने भैया की स्टोरी देखी, मेरे अपने जीवन में भी ये हुआ है, विवेक के जीवन में हुआ है। ऐसे हम और बहुत विलक्षण लोगों को जानते हैं कि जो किताबें हमने पढ़ी, जो थिएटर हमने देखा, जो फिल्में हमने किताबों की बात की आपने, तो प्रेमचंद का पूरा साहित्य मैं 8वीं क्लास तक पढ़ गया था। जयशंकर प्रसाद को, निराला को मैं 8वीं क्लास तक पूरा पढ़ गया था। कबीर को मैं 8वीं क्लास तक पूरा पढ़ गया था। मीरा, रैदास, तुलसी, बिहारी, सबको 8वीं 9वीं क्लास तक मैं पूरा पढ़ गया था। 10वीं क्लास तक मैं जितना पढ़ा, मैं दावे से कहता हूं कि आज तक उतना नहीं पढ़ा। तो किताबें और सिनेमा, तो भैया को फिल्मों का, संगीत का भी बहुत शौक है। तो लिटरेचर फेस्टिवल्स और इस तरह की चीज़ें, फिल्में, म्यूज़िक, किताबें, इनकी चर्चा को भैया छोटे शहरों तक दोबारा जीवित करना वो कितना ज़रूरी है आपको लगता है? देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अभी हाल ही में कहीं संबोधन किया था, लीडरशिप समिट थी, दीपाली जी ने किया था वहाँ पे अंबेडकर सेंटर में 27 अगस्त को।
तो वहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि साहित्य हर रूप में विद्यमान है हमारे जीवन में। और साहित्य होता क्या है, जो आदमी के जीवन की कल्पनाओं को, उसके जीवन के सौंदर्य को, उसके आत्मा की आवाज़ को, उसके दैनिक व्यवहार को, सबको दर्ज कर ले। वो एक टाइम में साहित्य होता है। उसका जो सुंदर भाग होता है वो साहित्य होता है, जो उसकी तारीख होती है वो इतिहास होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सरदार पूर्ण सिंह एक हिंदी साहित्य के लेखक हुए। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 4 निबंध लिखे। 4 निबंध में एक निबंध है उनकी आचरण की सभ्यता। आपके सवाल का बहुत पॉइंटेड जवाब दे रहा हूँ। आचरण की सभ्यता में एक कहानी है कि एक बहुत अमीर परिवार, एक बाढ़ का समय था, नदी में जा रहा था और नदी में नाव में से एक उस परिवार की महिला नाव हिचकोले खाती है और गिर जाती है। उस परिवार से उस महिला को बचाने के लिए उसका पति भी छलांग नहीं लगाता, परिवार का कोई सदस्य छलांग नहीं लगाता। छलांग कौन लगाता है? तो जो मेन नाविक था उसका सहयोगी, वो उस महिला से उसका न कोई परिचय, न कोई रिश्ता, न कोई संबंध, लेकिन वो छलांग लगाता भी है और महिला को बचा भी लेता है और बचा के ले भी आता है। इस कहानी से 2-3 बातें पता चलती हैं। एक कि जो आचरण की सभ्यता, यानी जो किसी आदमी के संस्कार हैं वो जीवन और मौत से भी बड़े होते हैं। जैसे हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार एक ही भाई, एक ही माँ की कोख से जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन एक अमीर बन गया, एक गरीब बन गया। तो अमीर अमीर कैसे बन गया, गरीब गरीब कैसे बन गया? जैसे कोई राजा भी हो लेकिन उसको भिखारी का कपड़ा पहना के भिखारियों के बीच बिठा दीजिए तो उसके ऊपर तेज जो तैरेगा वो भिखारी की तरह नहीं तैरेगा, वो भिखारियों में भी राजा की तरह ही दिखेगा, उसके बैठने उठने और काम करने के स्टाइल से। एक उदाहरण से आप लोगों को समझाना चाहूँगा आचरण की सभ्यता वाली बात को, कि जैसे इस पूरे कमरे में मान लीजिए कारपेट लगी हुई, फिर भी पानी फैला दीजिए। 10 दिन बाद हम जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं वापस आएँ तो हमें एक बात जरूर पता चल जाएगी कि इस कमरे में पानी फैला था। हालांकि पानी का कोई रूप रंग नहीं होता। पानी समंदर में है तो हम बोलते हैं ब्लू कलर का है, गंगा जी में है तो थोड़ा मटमैला कलर का है, लेकिन असली में पानी का कोई रूप रंग खास नहीं होता। लेकिन पानी की सूखने से इस कारपेट पे निशान बन जाएगा, जो फर्श है उधर भी निशान बन जाएगा, एक लीक सी बन जाएगी, एक रेखा सी बन जाएगी। यानी कमरे में पानी आया और पानी चला गया, पानी भाप बन के उड़ गया। तो हम जो रोज व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, व्यवहार करें न करें, यहाँ तक कि सोचते हैं, तो वो कमरे में फैले हुए पानी और पानी के सूख जाने के बाद जो निशान बनता है वही निशान हमारी आत्मा पे बनता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे बनता है। और एक निशान के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, हर एक आपकी आदत का, हर एक आपके सूक्ष्म व्यवहार का इम्प्रेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। और जिस दिन आपके प्राण छूटते हैं, आप जब आपको दूसरा शरीर मिलता है, माँ बाप बच्चे को पैदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैंने बोला था बनारस में वो अवसर पैदा करते हैं। आत्मा कहीं से प्रवेश करती है, कहीं से उतरती है। तो जो आत्मा उतरती है, क्योंकि हमारा ही शरीर अगर हम ही प्राणहीन हो जाए तो हमारे यहाँ जितने भाई बंधु बैठे हुए हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, वो कल हम ही को ले जाके दफनाएंगे। शरीर कोई नहीं रखता। शरीर रखने की परंपरा थी मिस्र में मम्मी के रूप में, लेकिन वो परंपरा थी तो वो भी घर में नहीं थी, उसके लिए कोई जगह बनानी पड़ी। तो हम जिस रूप में जन्म लेंगे आत्मा के रूप में, जिस आत्मा पे जो संस्कार निर्मित हो गए हैं, एक की जगह करोड़ों आदतों की जो रेखाएं निर्मित हो गई हैं, वही दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो निर्भर ये करता है कि मैंने अपना पूरा जीवन राजा की तरह जिया, ऋषि की तरह जिया, एक निंदक के रूप में जिया, ज्ञानी के रूप में जिया, छली के रूप में जिया, त्यागी के रूप में, जिस रूप में मैंने जिंदगी जी और जो निशान मेरी आत्मा पे, सब कॉन्शियस माइंड पे निर्मित हुए, और मेरे शरीर छूटने के बाद उस आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश किया, तो उस बच्चे का व्यवहार, जब बच्चा जैसे
ग्रो करेगा। कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में दिखने शुरू हो जाते हैं, तो आपको वैसे लक्षण उसमें दिखने शुरू हो जाएंगे। और वहीं दूसरा भाई जो 30 सेकंड बाद पैदा होता है उसी माँ की कोख से, उसके अंदर जिस आत्मा ने प्रवेश किया और जो विचार, व्यवहार और संस्कार की एक गहरी रेखा उसके आत्मा पर निर्मित होगी, और वो आत्मा जब उसी माँ की कोख से दूसरे भाई के रूप में हो जाए, 30 सेकंड छोटा होगा। पहला भाई 30 सेकंड बड़ा, दूसरा भाई 30 सेकंड छोटा, लेकिन दोनों भाइयों में बड़ा गुणात्मक अंतर हो जाएगा, बहुत गहरा अंतर हो जाएगा। तो जो मैंने उस मल्लाह के सहयोगी जिसने उस कुलीन महिला की इज्जत बचाई, आप उसके आचरण और संस्कार को देखिए। पैदा तो गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उसकी हैसियत के सामने उस अमीर परिवार के हर आदमी की हैसियत जीरो हो गई। उस महिला के मन में उस बचाने वाले के लिए जो इज्जत पैदा हुई होगी, अपने परिवार के सारे लोगों के लिए उसके मन में नफरत पैदा हुई होगी कि इस आदमी ने बचाया जिसको मैं जानती तक नहीं, जिस आदमी ने 7 जन्म का रिश्ता जोड़ा था मेरे साथ, वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाया कि मुझे बचाने का प्रयास भी करे। वो पानी का उफान देख के डर गया। तो जो सवाल पूजा ने मुझसे पूछा, वो सवाल को कई तरह से बताया जा सकता है, उसका उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे सिंपल और साधारण उत्तर यही है कि जो हम करते हैं वो धीरे धीरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में निर्मित होता जाता है। कुछ जो हम करते हैं उसका तात्कालिक फल हमें मिल जाता है, और कुछ जो हम करते हैं उसका तात्कालिक फल हमें नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं निर्मित होता है। जैसे आकाश और शब्द में बड़ा गहरा संबंध है। बचपन में मैं पिताजी के साथ बैठ के BBC रेडियो सुनता था, तो प्रसारण में 5.6 सेकेंड, मैंने माइक्रो सेकेंड, मैंने 5 सेकेंड, और सेकेंड के बाद की जो डिनोमिनेटर है सेकेंड को मापने का, यानी 5.6 सेकेंड का डिले होता था। यानी BBC में उतना टाइम पहले ब्रॉडकास्टिंग होती थी, इंडिया का ट्रांजिस्टर गाजीपुर में 5.6 सेकेंड बाद पकड़ता था। तो इस फार्मूले पर, मैथमेटिक्स के इसी फार्मूले पर ये सबसे ज़्यादा जर्मन और रशियन वैज्ञानिकों ने काम किया कि कृष्ण की गीता को अगर 5-6 सेकंड बाद की बात को पकड़ी जा सकती है आसमान से, तो 5,500 साल पहले की भी बात को पकड़ा जा सकता है। इस पर बहुत काम हुआ है, और मेरा ये मानना है कि आकाश और शब्द का गहरा संबंध है। अगर सब कुछ ऊर्जा है, हमारी जुबान से निकली एक एक बात, हमारी सोची हुई एक एक धारणा अगर नहीं बदलती, रजिस्टर होती है, कहीं दर्ज है, कहीं कोई क्लाउड है परमात्मा का बनाया हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण की गीता को हम लोग हो सकता है इसी जीवन में सुन लें। एक सवाल मेरा भैया आपसे ये है कि मैं भी गाजीपुर से हूँ, आप भी गाजीपुर से हैं, हमारे बीच आनंद प्रधान जी बैठे हुए हैं, आप भी गाजीपुर से हैं। तमाम लोग हैं जो गाजीपुर की धरती से निकलकर दिल्ली गए, बम्बई गए, और उन्होंने अपने लिए स्पेस क्रिएट किया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो यहाँ से निकलते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। एक आइडेंटिटी क्राइसिस कह सकते हैं थोड़ा आसान लहजे में। अगर उनसे आप पूछिए सीधे सीधे कि कहाँ घर हो, अगर भोजपुरी में पूछे शायद वो बता देंगे, लेकिन किसी ने पूछा कि फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, और उनको अंग्रेजी आती है, आप कहाँ से हैं, तो वो बनारस कहता है। तो गाजीपुर सीधे सीधे नहीं कहता है। और यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी एक गाना आया था कि मुंबई में काबा, तो गाजीपुर में काबा। गाजीपुर में जगह में कुछ नहीं होता, हमेशा जगह तो निर्जीव होती है, कमरा तो निर्जीव होता है, वहाँ बैठा कौन है। अब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो किताब है, जिसको आप लोगों ने सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नाम तो सुना ही होगा। तो कहा जाता है कि जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के बारे में जिन्होंने लिखा, उन्होंने बताया कि भाई उनकी आयु 5,000 साल, वो 5,000 साल जिंदा रहे। उन्होंने कुंडलिनी जागरण की कला महर्षि अगस्त से सीखी, जो राम से लेकर के महाभारत के काल के बीच में कहीं थे। उसके बाद महाभारत के काल के बाद महर्षि अगस्त का हमें वर्णन नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को योग और ध्यान की दीक्षा दी 3,000 साल पहले। तो जो आपने सवाल पूछा कि गाजीपुर में काबा, मुंबई में भी कुछ नहीं है और न्यूयॉर्क में भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। न्यूयॉर्क में या अमेरिका में इसलिए है कि दुनिया से जितने दुत्कारे गए, ठुकराए गए लोग थे, एक जगह इकट्ठा हुए।
और उन्होंने उसको बेहतर बनाया। आज दुनिया की 10 सबसे पावरफुल कंपनियां हैं जिनका नाम मैं गिनता हूं आप लोगों के सामने। जैसे ब्लैक रॉक है, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था कल उद्घाटन भाषण में। 10 ट्रिलियन डॉलर का एसेट वो मैनेज करती है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का 3 गुना एक कंपनी। आज एनवीडिया है जो कम से कम 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो गई अकेले, यानी भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, वो 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो गई है, प्लस 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। एप्पल है, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। गूगल है, अल्फाबेट है, वो भी 1.7 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो गई है, जिसका गूगल, यूट्यूब, ये व्हाट्सएप वाली जो कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की, मेटा, ये भी ट्रिलियनेयर क्लब में पहुंच चुका है। इलान मस्क, ये भी ट्रिलियनेयर क्लब में क्रॉस कर चुका है। तो ऐसा क्यों है कि अमेरिका में ही इतने ट्रिलियनेयर पैदा हो रहे हैं जो एक एक देश खरीद सकते हैं? अगर अमेरिका के ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन, पीई फंड्स और ये 10 कंपनियों की सूची मिला के इनकी पूरी नेटवर्थ जोड़ दिया जाए तो करीब करीब पूरी दुनिया में 200 प्लस कंट्री हैं, 200 में से 190 देश तो ये खरीद लें अकेले। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे जो लोग पहुँचे उन्होंने अपने मन की आग को पूरा करने के लिए, उन्हें अध्यात्म का भले कुछ पता था या नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सब मोह माया है, सब मोह। मैं कहता हूँ कि ऐसा कहने वाले लोगों को ना कुछ टाइम के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए या कहीं घर में बंद कर देना चाहिए। इस धारणा ने इस देश का इतना नुकसान किया है, सब मोह माया है। सारी मोह माया तुमको चाहिए, लेकिन एक पैदा होते हुए, जवान होते हुए बच्चे की पूरी बुद्धि, पूरी सोचने की क्षमता को कुल्हाड़ी लेके तुम लोग काट देते हो। तो मोह माया नहीं है। जिसके पास मोह माया है ना, उसके सामने तुम नाक रगड़ते हो, घुटने टेकते हो, रोते हो, हाथ जोड़ते हो, उसी मोह माया वाले के सामने। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ईश्वर का ऐश्वर्य है तो स्वर्ग का ऐश्वर्य क्यों है? हमें स्वर्ग क्यों चाहिए? क्योंकि वहां ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, सब कुछ ऐश्वर्य ही है, वैभव ही है। हमें नरक से डर क्यों लगता है? क्योंकि वहां यातना है। स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज दुनिया में कभी बनी नहीं। ये समझाने के लिए ज्ञानियों ने एक चीज बनाई। कहीं कोई विमान यान नहीं था कभी इस पृथ्वी पर कि किसी को स्वर्ग में ले जाकर बिठा दे और किसी को नरक में उतारा है। कहीं कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बना था, लेकिन लोगों ने बनाया। गाजीपुर पे मुझे गर्व है और आज तक मैं अपनी मरी माँ को साक्षी मान के कह सकता हूं कि मैंने हमेशा अपना परिचय गाजीपुर से दिया। कभी मैंने गलती से भी बनारस नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं, मुझे उस पर भरोसा है। मुझे अपने माँ बाप के संस्कार पर भरोसा है। डरते वो लोग हैं, छद्म व्यवहार वो लोग करते हैं जिनके पास न अपनी जमीन होती है न अपना आसमान होता है। डरते वो लोग हैं जो अज्ञात में छलांग नहीं लगा सकते हैं। डरते वो लोग हैं जिनको किसी नाम और सहारे की जरूरत होती है। गाजीपुर में जितनी प्रतिभाएं पैदा हुई वो गाजीपुर को हमेशा के लिए अमर रखने के लिए काफ़ी हैं। एक बीर अब्दुल हमीद हमारा सारे पराक्रमियों पर भारी है। एक डॉक्टर राही मासूम रजा मुंबई में लिखने वाले सारे लोगों पर अकेले भारी हैं। एक हमारे विवेकी राय ग्रामीण अंचल पर जितना कुछ लिखा जा सकता है अकेले लिख चुके हैं। ललित निबंध में कुबेर नाथ राय जैसा दूसरा आदमी शायद साहित्य में पैदा हो। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में पंडित रविशंकर वाली कहानी अपन क्लियर करेंगे। मुझे किसी बहुत गहरे आदमी ने बात बताई, लेकिन कहीं वो ठीक से मुझे मिल नहीं रहा है कि वो रविशंकर, पंडित रविशंकर गाजीपुर में नुसरतपुर एक गांव है, वहां पैदा हुआ था। इस पर रिसर्च किया जाएगा। ये सच है, सच है ना? ये सच है। तो वो एक पंडित रविशंकर जैसा दूसरा पंडित रविशंकर को ढूंढना मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि गाजीपुर अपने आप में इतना मुकम्मल जगह है, इतना मुकम्मल जिला है और इतना बड़ा जिला था कि इस जिले से निकल के 3 जिले बने। तो मुझे गाजीपुर पे गर्व है। और गाजीपुर है क्योंकि लोगों से जगह बनती है। वैसे तो जगह निर्जीव होती है, प्रकृति होता है। हिमालय का कोई कोना है जिसका कहीं अभी कोई नाम नहीं होगा, वो हिमालय ही होगा। लेकिन हिमालय में ऐसे 20,000 गांव हैं जो जहां लोग बसे और उस जगह का नाम पड़ गया, कोई गांव बन गया, कोई जगह बन गई। वैसे तो पूरा हिमालय है, वैसे तो पूरी पृथ्वी है, उसी में अमेरिका भी है, उसी में सारे महाद्वीप भी हैं, सारे महासागर भी हैं।
तो इसलिए गाजीपुर में काबा, गाजीपुर में हमारे लिए तो सब कुछ है। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल करने की इस प्रक्रिया में पिछले 8 महीने में हमें भी कुछ बहुत नई बातें पता चली। जैसे भैया ने कहा कि रिसर्च करेंगे, हमें पता चला इस दावेदारी की बात नहीं है, हमें फैक्ट पता चले और बहुत सारे नए नए, जैसे गिरजा देवी गाजीपुर की हैं, बनारस ने क्लेम कर लिया, जयशंकर प्रसाद गाजीपुर के हैं। यस, स्वामी सहजानंद सरस्वती गाजीपुर के हैं, जिनके नाम पे यहाँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी है, मेरा जाना भी हुआ था जून में। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पे हमें काम करना है, जो बहुत सारे लोगों ने क्लेम कर लिया, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। गाजीपुर के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं जो कभी कोई साउथ में जाके बैठ गया, कोई मुंबई में जाके बैठ गया। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, बहुत सक्सेसफुल पुलिस कमिश्नर रहे, और जो है डीजीपी भी रहे महाराष्ट्र के, एन राय साहब। उनसे जब मेरी दोस्ती हुई तो मुझे पता चला कि वो मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, और मोहम्मदाबाद में उनका घर कहाँ है जब उन्होंने बताया तो मैंने जाके देखा वो घर, और मैंने पूछा तो बोला कि हाँ ये यहीं लोग रहते थे, उन्हीं लोगों का घर। अब बेच दिया कि नहीं बेच दिया मुझे नहीं पता, अभी हाल ही में बॉम्बे में हम लोग मिले थे तो मैं पूछना भूल गया। लेकिन जब हमसे अच्छी मैत्री स्थापित हुई तो उन्होंने बताया कि हम तोहरे गांव कहीं मर्दे। उन्हें कहाँ? वहाँ मोहम्मदाबाद, हमारे घर तहसीलिया पर जो बाना तहसीलदार का ऑफिस, ओकरा बगलिया में एगो बंगला बा। हमने का बहुत पहले छोड़ के मुझे आगे नहीं जा। अच्छा भैया, हम आए और देखे उसको उस टाइम में, ये बात है 2004-05 की, जब वो पुलिस कमिश्नर थे बम्बई के। तो बहुत सारे ऐसे प्रतिभाएं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे गांव के हैं, बगल के गांव के हैं, अगल के गांव के हैं, लेकिन कभी परिस्थिति बस माँ बाप ले गए, बच्चे थे, जीवन की तलाश में, रोजी की तलाश में गए। आज अनिल सुकलाल जी आए थे, मैं कल से उनकी खुशी देख रहा हूँ। तो मार्कंडे काटजू का एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, पहले वो हाई कोर्ट में होते थे, तो उन्होंने 300 कैदियों को छोड़ा, 300/300 पाकिस्तानी थे। तो मार्कंडे काटजू साहब ने जो जजमेंट लिखा, उस जजमेंट को पढ़ने के बाद मैं उनका मुरीद हो गया, और मैंने उनको पत्र लिखा। मेरी अभी तक उनसे 1-to-1 मुलाकात नहीं है। तो जजमेंट ये था कि कुछ 70 साल से लेकर 90 साल के बीच के 300 पाकिस्तानी थे, जिनको जेलों में जासूसी के आरोप में बंद किया गया था। मार्कंडे काटजू साहब थोड़ा दूजे किस्म के जज हैं, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद लंबी हियरिंग की, सबको सुना, सबको टाइम दिया, और एक अनएक्सपेक्टेड जजमेंट पास किया। और जजमेंट जो है, मैं तो पढ़ते वक्त मेरे आंख में आंसू आ गए कि 70 साल की उम्र पार करके आया हुआ आदमी जिस समय आया है जब ये मैं जजमेंट लिख रहा हूँ, और मैंने पूरे एक एक वाकये को अध्ययन किया, देखा, तो मुझे लगा कि वो जब पाकिस्तान में गया तो वहाँ मुहाजिर बन गया, उसको हिंदुस्तान की याद आई, अपने घर के ईंटों की याद आई, अपने घर के आंगन की याद आई, अपने बिछड़े हुए दोस्तों की याद आई, अपने लोगों की याद आई। वो उनको ढूंढते हुए, उनकी तलाश में, उनसे मिलने के लिए आया है, वो जासूसी करने के लिए नहीं आया है। 70 साल की उम्र को पार करने के बाद शरीर में जासूसी करने की ताकत नहीं बचती। ऐसा आदमी जासूस नहीं होता। ऐसा आदमी अपने दरो दीवार से लिपट कर रोने के लिए आता है, ऐसा आदमी जासूसी करने के लिए नहीं आता। तो इस जजमेंट को मैं जब पढ़ा तो पता नहीं मेरे मन के भाव कैसे थे कि मेरे आंखों में ऐसे टप 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 आंसू टपकने लगा। तो मैंने, ऐसे लगा जैसे कि मैं मार्कंडे काटजू की आत्मा से जुड़ गया हूँ, कि जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ शायद उन्होंने ऐसा ही सोचा होगा। और मुझे लगा कि नहीं, ये जजमेंट बिल्कुल सही है। आत्मा में असर कर गया, आंखों में असर कर गया, दिमाग में असर कर गया। तो ये जजमेंट आदरणीय जजमेंट है, इसका आदर होना चाहिए। तो जो लाइन लिखा उन्होंने, कि ऐसा आदमी जज रहते हुए कि दरो दीवार से लिपट कर रोने के लिए आता है, ऐसा आदमी 70 की उम्र के पार 90 साल की उम्र का आदमी अपनी मिट्टी में मर जाने के लिए आता है, वो जासूसी करने के लिए नहीं। बहुत अच्छा कहा भैया आपने। एंड ऑन अ लाइटर नोट, बहुत सीरियस हो गया ये, हम चाहते नहीं थे हो। सो भैया जब आप यहाँ से गए, ऑफ कोर्स नाउ इट इज़ ऑल डिफरेंट, और जितनी ईज से भैया न्यूयॉर्क लंदन की बात करते हैं या वहाँ जाते हैं और रहते हैं, और उनका करियर ऐसा रहा, लेकिन भैया इंग्लिश से तो खट्टा मीठा रिश्ता रहा होगा शुरुआत में। कोई ऐसा फनी एनेक्डोट सुनाइए। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ कि मैं तब गांव में ही रहता था, ये बात है 91-92 की। तो गांव में एक हमारे पट्टीदार थे, उनका नेवी में सिलेक्शन हो गया, 92 की बात है।
तो सिलेक्शन हो गया तो मैं बनारस गया, उनका रेलवे का टिकट कराना था, तो हम लोग बनारस गए। बनारस गए तो हम लोग लाइन में लगे, तो एक कोई फौजी आदमी था, लाइन में लगे तो उसने बहुत तेज़ी से अंग्रेजी में डांटा और मैंने कोशिश की, मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया। मैंने कोशिश की और मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया, मैं चुप रह गया, लेकिन मैं बड़ा अपमानित महसूस किया। तो मैंने सोचा कि ये तो एक मसला है, एक समस्या है, अगर मुझसे कोई बात करे इस भाषा में तो मैं कैसे बात करूँगा। तो मैं गांव लौट के आया और मैंने अगले दिन जो है पायनियर अखबार तब आता था मोहम्मदाबाद तक, तो एक दिन बासी अखबार मैंने हाकर से बोला, वीरेंद्र जी पता नहीं अब कहाँ हैं, कैलाश जी के बेटे थे, उनसे बड़ी मित्रता हो गई थी। मैं देश भर के बासी अखबारों को इकट्ठा करता था जिनमें अच्छे एडिटोरियल आते थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके रखता था कि ये अखबार पुराने भी मिले तो मुझे दे दीजिए, मुझे खबर नहीं पढ़नी, मुझे उसका एडिट पेज पढ़ना है। तो पायनियर अखबार एक दिन बाद मिलता था, फिर पायनियर अखबार को मैं पढ़ता था डिक्शनरी रख के, जो पढ़ने तो आता ही था, अंग्रेजी तो पढ़े ही थे, 6ठी क्लास से चालू हो गया था और थोड़ा मैं किताब उताब थी तो थोड़ा बहुत पढ़ना मुझे आता था। तो मैं पायनियर अखबार पढ़ना चालू किया डिक्शनरी रख के, जो शब्द अंग्रेजी के मुझे नहीं पता थे उनको उनकी वो रजिस्टर बनाया, उसको लिखा, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी से कंसल्ट किया, कंसल्ट करके फिर उसको धारा प्रवाह तरीके से पढ़ना चालू किया। फिर मुझे अखबार में नौकरी करना था तो मैंने उस अखबार का हिंदी में ट्रांसलेशन खुद ही चालू किया और वो मेरे जीवन में बहुत काम आया। जब मैं नौकरी के लिए गया राष्ट्रीय सहारा अखबार में, यही परीक्षा हुई, ये पेपर अंग्रेजी का पकड़ा दिया कि इसको ट्रांसलेट कर दो, मैंने 5 मिनट में ट्रांसलेट कर दिया था। एक सवाल है भैया कि जिस इलाके से हम आते हैं पूर्वांचल और गाजीपुर, वहाँ पे बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या है और पलायन का एक बड़ा दर्द है। आप देखते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे और तमाम बेंगलोर, हैदराबाद जैसे जगहों पे, इवन छोटे शहरों में भी पलायन की समस्या उतनी विकराल नहीं है जितनी इस इलाके में है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है और किस तरह से युवाओं को कोई नया रास्ता सुझाया जा सकता है कि केवल और केवल नौकरियों के दम पे वो अपने जीवन के सपने ना देखें? 2016 मार्च की बात है। 2016 में मेरी माताजी का देहावसान भी हुआ था। उसी साल गढ़ा महोत्सव हुआ था, तो उसमें मुझे बुलाया गया था। उस वक्त मैंने इस दर्द को बहुत महसूस किया था, क्योंकि मैं 99 दिसंबर से 2009 जून तक परमानेंट मुंबई में स्टेशन रहा और उसके बाद मैं स्टार न्यूज़ था तब, एबीपी तो फरवरी 2011 में बना। तो वहाँ पे मैं सीनियर एडिटर था और एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में काम करने के लिए मुझे बुलाया गया था। हालांकि मेरा प्रमोशन तब तक एग्जीक्यूटिव एडिटर नहीं हुआ था, लेकिन सीनियर एडिटर के रूप में मैं वापस दिल्ली आया और 1-2 महीने काम किया। तब तक सहारा का ऑफ़र मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसको स्वीकार किया और मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने बम्बई में रहते हुए भी, दिल्ली में रहते हुए भी और इस दौरान जितनी यात्राएं होती थी, मैंने बड़ा गहराई से देखा कि 10,000 रुपये की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए हमारे गांव का अच्छा खासा जमींदार का लड़का बम्बई में जाके किसी फैक्ट्री में कहीं पे बिल्डिंग में काम कर रहा है। तो इसकी पीड़ा मुझे पहले से ही थी और बड़ी गहरी पीड़ा थी। तो मैंने उस महोत्सव में पलायन और पलायन के नुकसान पर ही बोला। बोलने कुछ और गया था, इस लाइन को पकड़ लिया तो मैंने इसी पर बोला। और 2016 में तब तक स्टार्टअप जैसी कोई चीज़ उस तरह से सामने नहीं आई थी। तो मैंने ये महसूस किया कि हम पलायन क्यों करते हैं, हम भागते क्यों हैं। क्योंकि ये जो रुपया पैसा मोह माया वाला जो थ्योरी है या स्वर्ग नरक वाली जो थ्योरी है, हमें ये समझ में आता है कि भौगोलिक स्थिति को बदल देने से हमारा जीवन बदल जाएगा, यानी गांव बदल देने से शहर पहुंच जाने से हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन उल्टा होता है। शायद गांव में रहने पर हमारी आयु, गांव का हवा पानी, हमारी दरो दीवार, हमारी ज़मीन, हमारा संस्कार, सब कुछ हमें
इकोसिस्टम जो हमें सहयोग देता है। शहर में तो अगर कोई अनजान आदमी मर जाए तो उसको कांधा देने के लिए 4 आदमी भी नहीं होते, मतलब इतना भी इकोसिस्टम नहीं बन पाता अगर आदमी अपने को वेल इस्टेब्लिश न कर ले। और ऐसा सबके साथ नहीं होता। देखिए दुनिया में क्या है, एक बात बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा हमें कि आज अमेरिका इतना अमीर है, फिर वापस उस टॉपिक पे आता है, ऐसा क्यों है? मोहन भागवत जी ने इस बार भाषण दिया, उनके भाषण को मतलब हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं दशहरे पे, लेकिन इस बार जो 5 मूल बातें उन्होंने कही उसमें एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जो हैव और हैव नॉट के बीच की जो 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 गैप है, जो मतलब एक तरीके से दायरा है, जो खाई है, वो अमीर गरीब की जो खाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जिस तरीके से अनरेस्ट हो रहे हैं हमारे अगल बगल के देशों में, वो ऐसा क्यों हुआ? वैसा इसी कारण से हुआ कि वहाँ एक सीमा आ गई बांग्लादेश में और नेपाल में भी। हालांकि कुछ बाहरी ताकतों का भी हाथ होता है इसमें, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, ऐसा संघ सर संचालक जी ने कहा और मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ। अमेरिका आज इतना अमीर इसलिए है कि अमेरिका की जो 10 बड़ी कंपनियों का नाम गिनाया मैंने, टेस्ला से लेके, एनवीडिया से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, अल्फ़ाबेट से लेके, मेटा से लेके, ब्लैक स्टोन से लेके, ब्लैक रॉक से लेके, और भी 1-2 कंपनियां हैं जिनका नाम अभी एकदम जुबान पे नहीं है। उन कंपनियों में उनके मालिकों की हिस्सेदारी किसी में 5% है, किसी में 4%, किसी में 6%, किसी में 8%। कंपनियों की वर्थ कितने की है? ट्रिलियन डॉलर की, यानी बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था से ऊपर। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ का जो पूंजीपति है वो हिस्सेदारी कितनी रखता है अपनी कंपनी में? सीधे 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 60% से तो कम कोई नीचे रखना ही नहीं चाहता। तो यानी कि जो पूंजी है वो कुछ चुने हुए हाथों में है। अब कुछ चुने हुए हाथों में है और पूंजी का वितरण बहुत सारे हाथों तक नहीं पहुंच रहा है, तो विकास कैसे होगा? प्रतिभाओं को पोषित कैसे किया जाएगा? जो प्रतिभाएं हैं वो स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करेंगी? वो कैसे पूंजी जुटाएंगी? बैंक का नियम क्या है? जिसको लोन चाहिए बैंक को शर्तिया उसको लोन नहीं देना है। दुनिया के सारे बैंक इसी थ्योरी पे काम करते हैं। जिस आपको लोन चाहिए तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। आप बैंक मैनेजर के यहाँ जाइए, गिड़गिड़ाइए, 100 रुपए के लोन के लिए 500 रुपये कागज दीजिए तो वो विचार करेगा। लेकिन जिसको लोन नहीं चाहिए, बैंक मैनेजर उससे अपॉइंटमेंट लेगा, चुपके से जाएगा मिलने सवेरे 8 बजे या रात को 8 बजे वर्किंग आवर के बाद, और उसका नेक्सस उस आदमी के साथ बनेगा जिसको लोन नहीं चाहिए। उसको कोई कागज देने की भी जरूरत नहीं, केवल शेयर मार्केट में वो असली शेयर के भाव हैं या इन्फ्लेटेड प्राइस पे हैं उसके कागज रख दे, बैंक मैनेजर उसको लोन दे देगा। तो क्या है कि जो नियम है वो नियम ये कहता है कि भाई पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, पैसा आम आदमी के हाथ तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कोई नई स्टोरी, कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं लिखी जा सकती। इसके लिए आपको अपनी व्यवस्था, अपनी थिंकिंग, अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा, तब जाके कोई नई भारत, नई कहानी, नई बात आप शुरू कर पाएंगे। नहीं तो भाई जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। 1986 में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हम भी थे, $1 ट्रिलियन की चाइना भी था। आज वो $25 ट्रिलियन की इकॉनमी होने के करीब पहुंच गया है। अमेरिका 30 को क्रॉस कर गया है, लेकिन हम कहाँ हैं? अभी 4 ट्रिलियन पे हैं। और अभी ये भी आ रहा है कि भाई हमारा कर्जा का रेशियो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो एक संतुलित सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एक जो संतुलित विकास होना चाहिए, उसकी अभी हमें ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं है। थैंक यू भैया। इससे पहले कि हम पे आरोप लगे कि ये डायरेक्टर्स दोनों और हमारे प्रेजेंटिंग पार्टनर लगे हुए बात करने, क्योंकि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, आप जानते हैं। हम जी नहीं तो बिल्कुल अभी मैं प्लीज सेशन कंप्लीट, अभी आते हैं तो जरूर, मैं बिना खिंचवाए जाऊंगा भी नहीं, मेरा भी बात है। आप बैठिए प्लीज। सर अभी 2 दिन हैं, आज शाम तक हैं, शाम को भी सर अवार्ड फंक्शन में रहेंगे, कल भी सर हैं, तो ये सब होता रहेगा। अभी चंदन तिवारी आर्टिस्ट हैं, वो आ चुकी हैं हमारे पास,
और उनका थोड़ा म्यूजिकल सेटअप लगना है। बैठिए ना, बैठिए, मैं आ रहा हूँ। मैं आपसे बिना मिले नहीं जाऊंगा, वादा है। तो मेरा अनुरोध है भैया इस सेशन को, बिठाइए बिठाइए आपको। इस सेशन को समाप्त करते बिल्कुल हैं और चंदन जी को सेटअप देते हैं। हम लोगों की बात जो है ऐसी बात है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है ना, हमको मजा आता है ये बातें करने में। तो ये हम जारी रखेंगे और भैया रहेंगे अभी आज भी पूरा दिन, कल भी आराम से। तो हम सब मिलते रहेंगे। और अब चंदन जी को सुनने से पहले 5 मिनट का ब्रेक रहेगा जब तक ये लोग सेटअप, टेक्निकल सेटअप करते हैं। फिर चंदन जी का सेशन है और उसके बाद शाम को यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज में काव्य गंगा है। तो आप सब रहिए। ऊपर के हॉल्स में थोड़ी देर में सेशन समाप्त हो जाएंगे और चंदन जी का सेशन और पोइट्री सेशन और उसके बाद अवार्ड फंक्शन यही होगा। धन्यवाद। थैंक यू भैया, हमेशा थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अनुरोध करूंगी मैं आपसे, आप मंच पर रहें। मैम आपका सम्मान करेंगे। अच्छा फोटो हम भी खिंचा लेंगे। तो आपने सर को सुना कि किस तरीके से सर ने अपनी पूरे जीवन के बारे में बताया कि कितनी मेहनत से आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं और जिस खूबसूरती से उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो किताबों को पढ़ा करते थे। हर साहित्यकार को उन्होंने पढ़ा है, सुना है, मेहनत की है और इसी का नतीजा है कि आज वो यहाँ हैं। और हम देख रहे हैं कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज कितनी भव्यता के साथ किया गया। भारत एक्सप्रेस की नींव रखी गई और उनकी मेहनत का नतीजा आज हर कोई देख रहा है।